एक पराठा ले लो ना, ससुराल में थोड़े ही न बैठे हैं। अच्छा भाग्यवान, लाओ दे दो। अच्छा ये कुसुम कहाँ है? सो रही है महारानी। अभी तक सो रही है, उसे बोलो कि उठ जाए, वरना नाश्ते के बजाय दोपहर का खाना मिलेगा सीधा। ये कहानी है रवि और उसके परिवार की। रवि बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था। और फिर नाश्ता करने के बाद, चलो भाई बहुत हो गया, पता नहीं आज मशीन चलेगी भी या नहीं। पापा मैं भी चलूं आपके साथ? और तू क्या करेगा वहाँ दुकान पे? सिलाई सीखूंगा आपसे। लो जी, सुनती हो, हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और इसे देखो, इसे भी मेरी तरह दर्जी बनना है। हाँ तो दर्जी बनने में क्या बुराई है पापा? नहीं पगले, तू तो जम के पढ़ाई कर और बड़ा होके डॉक्टर इंजीनियर बन। दर्जी बन के तो तू मेरी तरह गरीब ही रह जाएगा। बढ़िया पैसे कमाएगा तो कुसुम की शादी करना भी तो आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर अच्छा दहेज दे पाएंगे उसे, और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो पाएगी, समझा? देखो माँ, मेरी नींद भी नहीं खुली और ये दोनों मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। घर से निकालने की नहीं, तुझे तेरे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं तेरे भाई को समझा रहा हूँ कि वो अच्छे से पैसे कमाए, तभी तो हमारी कल्लो की शादी हो पाएगी। देखो माँ, मुझे पापा फिर कल्लो कह रहे हैं। खुद तो काले और मुझे कल्लो कल्लो कहते हैं। और आप सुन लो भैया, आपको मेरे लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए पैसे मैं खुद कमाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमने तो सोचा था कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, पर ये भी अपने भाई की तरह निकली। ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा? पता है कितना पैसा कमाती है पार्लर वाली आजकल? हाँ हाँ, बस करवा चौथ के दिन, बाकी दिन तो बस खुद का ही मेकअप करती रहती है। ओम प्रकाश की बात सुनकर इस बार तो कुसुम भी हंस पड़ी। फिर रवि के जिद करने पर ओम प्रकाश उसे भी अपने साथ अपनी दुकान ले गए। उस दिन रवि ने पहली बार अपने पापा की दुकान पर नाप लेने से लेकर कपड़े की कटाई और फिर सिलाई होते हुए देखी। बड़ी मेहनत के बाद शाम को ओम प्रकाश ने एक लहंगा तैयार कर दिया और फिर, बता कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है पापा। तूने देखा ना कैसे मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये लहंगा तैयार किया, और मुझे क्या मिलेगा? लागत हटा दो तो ले दे के कुछ 1000 रुपए, और डॉक्टर लोग तो एक मरीज को देखने के लिए ही इतने रुपए ले लेते हैं, कुछ समझा? हाँ पापा समझ गया। अच्छे पापा, जब तक मेरी छुट्टियां हैं मैं आपके साथ दुकान पर रोज आ सकता हूँ? हाँ, पर सिर्फ छुट्टियों तक, उसके बाद नहीं। उस दिन रवि बहुत खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, पर गरीब ओम प्रकाश के दिल पर गरीबी का बोझ था। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी करें, पर उनके पास इस सब के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से कुसुम का रंग सांवला था, उसकी शादी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी। और एक दिन उनके दिल ने जवाब दे दिया और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर उससे कहा, अब मुझे जाना होगा रवि। अब से सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना सका, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमेशा याद रखना, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। फिर रवि की गोद में ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब गया। धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। और फिर जैसा ओम प्रकाश ने कहा था, रवि ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपने पापा की दुकान में गया और वहीं बैठने लगा। शुरू में तो उसके पास कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आता था, पर पापा की सीख को याद करते हुए और पूरी मेहनत और लगन से उसने अच्छे कपड़े सिलने सीख लिए और गुजारे लायक पैसे कमाने लगा। फिर एक शाम, लो माँ, ये 1000 रुपए, सब्जी राशन वगैरह ले आना। भगवान, ये तूने क्या किया? कितनी छोटी उम्र में मेरे लाल के कंधों पर तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। भगवान को मत कोसो माँ, चलो अब खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। और ये कुसुम का है? वो भी बस पार्लर से आती ही होगी। क्या वो पार्लर में लग गई क्या? हाँ, कह रही थी भैया का हाथ बटाऊंगी। पता है उसने मेकअप का पूरा काम सीख लिया है। बता रही थी कि उसे पूरे 3000 रुपए मिलेंगे महीने के। नहीं माँ, उससे कहो कि वो पढ़ाई करे। मैं हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, वो तो कम से कम अपनी पढ़ाई करे। रवि वाकई बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन जब रवि अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, तुमसे एक काम था। जी बताइए। तुम लहंगे सिलते हो क्या? हाँ जी सिलते हैं, पर लहंगा किसके लिए सिलवाना है, और आप कपड़ा लाई हो? यही तो दिक्कत है बेटा। ये मेरी पोती है। परसों इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें इसे राधा बनना है। इसकी मैडम ने कहा है कि लहंगा चोली पहन कर आना है, पर मेरे पास ना तो अभी कपड़ा खरीदने के पैसे हैं और ना ही तुम्हारी सिलाई देने के। अच्छा, पर दादी कपड़ा तो चाहिए ही होगा ना? बेटा देख लो, बची खुची कतरनों को जोड़कर ही बस एक काम चलाऊ सा लहंगा बना दो ना। मेरी पेंशन आएगी ना 1 तारीख को, तो मैं तुम्हें सिलाई के पैसे दे जाऊंगी आकर।
ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी है, मैं इसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगा और आपके पास जब पैसे हों अब तब दे देना, ठीक है? रवि की अच्छाई ने बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके जाने के बाद रवि ने अपने कट पीस के ढेर में से अच्छे अच्छे और चमकीले कपड़े निकालने शुरू कर दिए और लहंगा बनाना शुरू कर दिया। उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा था। फिर अगले दिन, कैसे हो बेटा? आइए दादी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लीजिए, आपकी पोती का लहंगा बनकर तैयार है। अरे पर गुड़िया है कहाँ? वो नहीं आई, वो खाना बना रही है। तुम मुझे दिखाओ कैसा बना है। लो ये देखो दादी, बहुत मेहनत की है मैंने, बताओ तो कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर बना दिया तुमने बेटा। हजारों का लहंगा लग रहा है। तेरी बहन खुश हो जाएगी सच में। कमाल कर दिया तुमने तो। जब गुड़िया को बहन मान ही लिया है तो खराब लहंगा कैसे बना था, बताओ दादी? ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, इसके पैसे तो मैं 1 तारीख को ही दूंगी, लेकिन बेटा तुम ये रख लो। ये क्या है दादी? आज मुझे मंदिर के बाहर ये कपड़ा दान में मिला था। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी उसकी। अब गुड़िया का तो लहंगा बन गया, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं, तो इसे तुम रख लो। नहीं नहीं दादी, ये तो महंगा कपड़ा लग रहा है, इसे आप ही रखो। मैं क्या करूंगा इसका? तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो इससे अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। वो भी तो मेरी पोती हुई ना, कहना उसकी दादी की तरफ से तोहफा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिलाई के पैसे नहीं दोगी, ठीक है ना? जो कपड़ा बुढ़िया रवि को देकर गई थी वो वाकई बहुत अच्छा था। रवि सोचने लगा कि वो उस कपड़े से क्या बनाए और फिर उसने अपनी कैंची और फीता उठाया और काम पर लग गया। पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत ही प्यारा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसी शाम, कुसुम कहाँ है तू? हाँ भैया यही हूँ, बताओ। ये देख, मैंने तेरे लिए लहंगा सिला है, जा जल्दी पहन कर आ तो। अरे वाह, देखो ना माँ, भैया ने कितना प्यारा लहंगा सिलाया मेरे लिए। भगवान कसम, इसे पहनकर तो तू परी लगेगी कुसुम। पर रवि, तू इतना महंगा कपड़ा लाया कहाँ से? सब बताऊंगा माँ, पर पहले कुसुम जल्दी जाना। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से कुसुम के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर रवि और लता उसके कमरे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उस लहंगे को पहने खड़ी कुसुम वाकई परी लग रही थी। कमाल की बात ये थी कि उस लहंगे को पहनते ही वो एकदम गोरी और बला की खूबसूरत हो गई थी। अगले ही पल रवि और लता बुढ़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ना तो बुढ़िया का पता चला और ना ही उनकी पोती का। हो ना हो वो कोई जादूगरनी ही थी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें, उन दादी को कहाँ ढूंढे? चल कोई बात नहीं, वो देख राधे श्याम का मंदिर, चला दर्शन करके भगवान का धन्यवाद करते हैं। फिर जैसे ही रवि और लता मंदिर के अंदर गए तो रवि जोर से चिल्लाया, वो राधा जी, उनका ही लहंगा तो मैंने सिला था, वो उस गुड़िया के लिए। हाँ, ये मैंने सिला था और उन अम्मा को। इतना कहकर रवि चुप हो गया। लता और रवि दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी और घर पर बैठी कुसुम अपने उस जादुई लहंगे को निहारे जा रही थी। आंचल अपने पति वरुण के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। तभी वरुण उससे कहता है, सुनो आंचल, शॉपिंग जरा सोच समझ कर करना। अभी पिछले महीने ही तो तुमने कितनी सारी शॉपिंग की थी। ओफो, अभी तो मैंने शॉपिंग शुरू भी नहीं की और तुमने अपना पैसा बचाने का लेक्चर शुरू कर दिया। अरे बाबा, लेक्चर नहीं दे रहा, बस समझा रहा हूँ। माँ की तरह अब तुम तीनों बहुएं भी बचत करना सीखो। कांति जो 1-1 रुपए की बचत करती थी, उसकी तीनों बहुएं उतनी ही ज्यादा खर्चीली होती हैं। कांति के बार बार समझाने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन हॉल में बैठी कांति चश्मा लगाए हुए डायरी में महीने भर का हिसाब किताब करते हुए हैरान रह जाती है और कहती है, हे भगवान, ये महीने भर का खर्चा सिर्फ इसी घर का है या पूरे मोहल्ले का है? 1 महीना घर की जिम्मेदारी बहुओं को क्या दी? इन लोगों ने तो बेहिसाब खर्चे करना शुरू कर दिए। पता नहीं अब कहाँ छुपी बैठी हैं तीनों की तीनों। अरे ओ बहुओं, कहाँ हो तुम सब की सब? जल्दी से बाहर आओ। अपनी सास की आवाज सुनते ही तीनों अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं। तभी मंजली बहू कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ आप चाय के लिए आवाज लगा रही हैं, इसीलिए मैंने पहले ही चाय चढ़ा दी थी। अरे आग लगे तुम्हारी चाय को, पहले मुझे तुम तीनों ये बताओ कि आखिरकार ये सब क्या है? ओहो माँ जी, ये तो एक डायरी लगती है। हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि ये एक डायरी है और हिसाब किताब की डायरी है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि इस महीने का खर्चा पूरा 40,000 रुपए बैठ रहा है। तुम लोगों ने इतना सारा खर्चा आखिर किया कहाँ?
अरे इतना खर्चा तो अगर महीने में 4-5 बार मेहमान भी आ जाए तब भी नहीं होता। माँ जी, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो खर्चा भी दुगना होगा। जी बिल्कुल, ठीक ही तो कह रही हैं दीदी। अब देखिए ना, परसों ही मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए साड़ी लेने गई तो 2 साड़ी ही 6,000 रुपए की आ गई। क्या? 6,000 की 2 साड़ी? साड़ी की क्या बात कर रही हो दीदी? मैं कल पार्लर गई थी तो मेरे फेशियल और वैक्सिंग के ही 7,000 रुपए लग गए। हाय राम, 7,000! हाँ माँ जी, 2,000 तो पार्लर की अपॉइंटमेंट फीस ही थी। एक्चुअली वो एक महंगा ब्रांडेड पार्लर है ना, इसलिए। मर जानिए, आग लगे तेरे पार्लर को जहाँ तू इतने पैसे फूंक कर आ गई। अब पता चल रहा है कि महीने का इतना खर्चा कैसे आ गया। अरे इतनी खर्चीली क्यों होती जा रही हो तुम तीनों? अब माँ जी, ये सब खर्चा तो जायज है ना, अब हम फालतू खर्चा करें तो बोलो। अब जिस घर में 3-3 बहुएं होंगी वहां खर्चा तो होगा ही। खर्चा तो तुम तीनों करवा रही हो, एक नंबर की खर्चीली बहुएं बनती जा रही हो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ सबकी सब यहाँ से। मेरा तो टेंशन के मारे सिर दुखा जा रहा है। तो माँ जी, मसाले वाली चाय ला दूं मैं? पहले तू सर दर्द की गोली ला दे, उसके बाद चाय देना मुझे। जी माँ जी, अभी लाई। कांति सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। वो कहावत है ना कि अगर घर में एक भी खर्चीला इंसान हो तो घर का सारा बजट हिल जाता है। और यहाँ कांति के घर पर तो एक दो नहीं बल्कि पूरी 3 खर्चीली बहुएं थी। एक दिन सुबह कांति का बेटा प्रभात कांति से कहता है, माँ, मैंने कारपेंटर को फोन कर दिया है और वो दिन तक आ जाएगा आपका बेड रिपेयर करने। लेकिन माँ, मैं कह रहा था कि उस पुराने बेड पर क्या पैसे फूकने, हम आपके लिए एक नया बेड ले लेते हैं ना। अरे बेटा, जब थोड़े पैसे लगाकर काम चल रहा है तो क्यों फालतू का खर्चा करना। अजी सुनिए ना, जब कारपेंटर आ ही रहा है तो तुम मेरे लिए भी एक नया ड्रेसिंग टेबल बनवा दो। वो वाला थोड़ा पुराना हो गया है। और साथ ही उसमें बैंगल स्टैंड भी बनवा देना, मेरी सारी बैंगल इधर उधर फैली रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दीदी। मेरे लिए भी एक ज्वेलरी बॉक्स बनवा देना। और हाँ, मेरा ज्वेलरी बॉक्स थोड़ा बड़ा वाला बनवाना। ओके। यहाँ मैं पैसों की बचत करने के चक्कर में पुरानी पलंग को ही रिपेयर करवाने की सोच रही हूँ और यहाँ तुम हो कि और खर्चा बढ़ाई जा रही हो। क्या माँ जी, जब भी देखो आप खर्चा खर्चा करती रहती हो। आखिर 2 लकड़ी के डिब्बे बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा आपका? अब चुप करो तुम दोनों, जबान तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती है। नहीं रिपेयर करवाना मुझे कोई बेड, मैं जमीन पर ही चादर बिछाकर सो जाऊंगी। पर अब कारपेंटर को इस घर में नहीं आने दूंगी। जो थोड़ा खर्चा करना था अब वो भी इन खर्चीली बहुओं के चलते नहीं करना मुझे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। कांति बिना प्रभात की बात सुने गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन उसका ऐसे करने से उसकी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मार्केट जाकर अपने लिए महंगा सा बैंगल बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स ले आती हैं, जिसे देखकर कांति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। और फिर छुट्टी वाले दिन कांति बाहर पार्क में घूमने गई होती है। तभी सब हॉल में बैठकर चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर आज संडे स्पेशल में क्या बना रही हो भाभी? देवर जी, आलू के पराठे और वो भी रायता बूंदी के साथ। यार, इन आलूओं से तो मुझे बड़ी नफरत है, इनसे मुझे गैस बन जाती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाने। तो अब और बनाए भी क्या भैया, घर में कोई सब्जी नहीं है और आज संडे है इसलिए सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। हाँ तो फिर आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देते ना बड़े भैया, एक दिन बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ तो फिर आज बाहर से ही खाना मंगवा लो। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऋतु, तुम जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। फिर उसके बाद ऋतु अपने फोन से अपना मनपसंद खाना सबके लिए ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय खाना लेकर गेट पर आ जाता है। ऋतु जाकर झट से ऑर्डर ले लेती है। ऋतु खाना टेबल पर रखती है तो आंचल कहती है, अरे ये क्या दीदी, आपने हम सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया। आप तो जानती है ना मुझे पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ ऋतु, ये तो माँ जी भी नहीं खाएंगी। अब भाई मुझे जो ठीक लगा वो मैंने ऑर्डर कर दिया, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। इसके बाद कांति अपने कमरे से निकल कर आती है तो पूछती है, ये सब खाना किसने ऑर्डर किया? वो माँ जी, आज हम सबका बाहर का खाना खाने का मन था इसलिए ऑर्डर कर लिया और आपके लिए शाही पनीर, आलू गोभी और रायता मंगवाए हैं। और इन सब में कितना पैसा खर्च हो गया? जी यही कोई 10,000 रुपए। एक वक्त का खाना 10,000 रुपए का? हाँ माँ जी, वो महंगे होटल से मंगवाया है ना इसलिए। अरे पर इससे तो अच्छा होता सामान लाकर तुम लोग घर पर ही खाना बना लेती। ऊपर से इतना सारा खाना मंगवा लिया और सारा खाया है नहीं। अब माँ जी जितना खाया जाएगा उतना ही तो खाएंगे, जबरदस्ती खाकर बीमार तो नहीं पड़ना हमें। तो फिर फ्रिज में रख दो। नहीं माँ जी, फ्रिज में रखकर इसका स्वाद खराब हो जाता है और फिर बासी खाना थोड़ी ना खाया जाता है। तब तो दीदी इस खाने को डस्टबिन में ही फेंकना पड़ेगा।
अरे बुद्धिहीन औरतों, वो खाना नहीं बल्कि तुम्हारे पति की कमाई जाएगी डस्टबिन में। खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तुम तीनों के दिमाग में कभी बचत करने का ख्याल भी आता है? अगर तुम सब अपनी सादत से बाज नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब रोड पर होंगे। अब माँ जी, ये सारा खर्चा हमने अकेले अपने ऊपर तो किया नहीं है जो आप हमें इतना सुना रही हैं। लेकिन बेअकल दिमाग भी तो नहीं लगाया कि ऐसा क्या मंगवाया जाए कि कम पैसों में भी आ जाता और सबका पेट भी भर जाता। तुम तीनों को तो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। पैसों की कदर करना सीखो, वरना तुम तीनों को ही मुश्किल होगी। लेकिन कांति की बहुओं को कहाँ कोई असर होने वाला था। वो तो एक कान से कांति की बात सुनती और दूसरे से निकाल देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वंदना फोन पर बात करने के बाद रो रही होती है। तभी वहां आंचल आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आंचल, क्या हमारे पास 20,000 रुपए है? मेरे भतीजे की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे भाई का फोन आया था, उसे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। नहीं दीदी, मेरे पास तो सिर्फ 3,000 रुपए ही हैं। आप भैया से बात करके देखो। नहीं आंचल, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही पार्टी में जाने के लिए उनसे 20,000 रुपए लिए थे। अब दोबारा उनसे किस मुंह से पैसे मांगूंगी। इसके बाद रितु भी वहां आ जाती है और वंदना उससे पूछती है, लेकिन रितु कहती है उसके पास सिर्फ 1,000 रुपए ही बचे हैं। इसके बाद वंदना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पीछे खड़ी कांति सब सुन लेती है। उसे देखते ही वंदना कांति से कहती है, माँ जी मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची के चलते मैंने इतने पैसे उड़ा दिए कि अब उसकी मदद के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने खर्चीले मिजाज और बेकार के खर्चों के चलते बहुत पैसा बर्बाद किया है। हाँ माँ जी, आपने हमें बहुत बार समझाया, लेकिन हमने आपकी एक भी नहीं सुनी। बिल्कुल सही कहते हैं, जब ठोकर लगती है तभी अकल आती है, वरना आज तक तो मेरी खरी खोटी बातों का तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। चिंता मत कर बड़ी बहू, तेरे भतीजे को कुछ नहीं होगा। उसके इलाज के लिए मैं पैसे दूंगी। लेकिन आज से तुम लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस महंगाई के दौर में खर्चा कम से कम करो और जितनी बचत कर सकती हो करो। आगे चलकर तुम्हारे लिए ही फायदेमंद रहेगा। तभी वो सभी एक साथ हाथ जोड़कर कांति से माफी मांगती हैं और फिजूल खर्ची न करने का वादा करती हैं।